A very good morning to all students and welcome to the online class of English. So bachcho, here is our new chapter from poetry section, that is chapter 2, The Laburnum Chop, written by Ted Hughes. So before starting our chapter, I would like to recall you that in our previous lecture we had discussed overview, okay, and now we will begin with the stanza 1. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The poet describes a beautiful sunny autumn. The laburnum tree is silent and still. It is laden with yellow leaves and yellow flowers in September. Its leaves have turned yellow because of the autumn season and all its seeds have fallen. पोएट डिस्क्राइब करते हैं सनी ऑटम सीज़न की, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड अबाउट लेबनम ट्री. एंड लेबनम ट्री क्या है? लेबनम एक शॉर्ट हाइटेड ट्री है जिसकी हैंगिंग ब्रांचेस है, मीन्स काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, एंड इसके येलो फ्लावर्स हैं. इसके सीड्स जो हैं वो पॉइजनस हैं. लेबनम ट्री बिल्कुल साइलेंट खड़ा है अपनी जगह पर, एंड ये टाइम है आफ्टरनून का, और जो मंथ है वो सितंबर का है. ओके, जब आफ्टरनून के समय उस पर सनलाइट पड़ती है तो पोएट ने उसे येलो कलर बताया है. इट मीन्स कि सनलाइट पड़ने से उसका जो फ्लावर का जो कलर है वो येलो पड़ जाता है. एंड ऐसी कुछ लीव्स हैं जो येलो कलर्स में टर्न हो रही है, जिससे हमें पता चलता है कि ऑटम सीज़न चल रहा है, और जो सीड्स हैं फ्लावर्स के इस ट्री के वो उसके आसपास गिरे हुए हैं. ओके, मीन्स बिखरे हुए हैं. Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a sudden startlement of a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chittering and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She strokes is full, then flirts out to a branch end, showing her barred face, identity mask. Just then a goldfinch alights on the laburnum tree, making short, high-pitched sound. The goldfinch has her nest in the tree, and her chicks are resting in the nest. On the mother's return, a sudden movement stirs the tree. Her little ones are excited on her arrival and starts chirping. The cautious mother enters the tree with great care so that no predator can come to know that her babies are housed in the nest. And तब मीन्स अभी स्टैंजा 1 में पोएट ने कुछ लाइन्स जो बोले हैं अबाउट ट्री, जो कि शॉर्ट हाइटेड ट्री है और एकदम साइलेंट खड़ा है, और उसके सीड्स पॉइजनस हैं, और वेदर के बारे में कि ऑटम सीज़न है बिकॉज उसके लीव्स और फ्लावर जो हैं वो येलो हो गए हैं, दैट्स वाई ऑटम सीज़न है. और अब जो है उस ट्री पर एक गोल्डफिश बर्ड आती है, ठीक है, और यहाँ पे जो कि पेड़ अब तक बहुत साइलेंट था, अलोन था, यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ होना, थोड़ा सा साउंड होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक, द गोल्डफिंच एज हर नेस्ट इन द ट्री एंड हर चीक्स आर रेस्टिंग इन द नेस्ट. और गोल्डफिंच बर्ड यहाँ क्यों आई है? क्योंकि इस ट्री पर उसने अपना नेस्ट बनाया हुआ है और उसके यंग वंस इस पर आराम कर रहे थे, इस पर रहते थे. On the mother's return, a sudden movement stirs the tree. Her little ones are excited on her arrival and start chirping. And जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड के बच्चों को, उसके यंग वंस को जब पता चलता है कि उसकी मदर आ गई हैं, तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और सब चर्पिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस वजह से पेड़ जो है थोड़ा सा अलाइव हो जाता है और सब एक्साइटेड हैं. ठीक, The cautious mother returned the tree with great care so that no predator can come to know that her babies are housed in the nest. और जब बर्ड जो है इस पर चर्पिंग करते हुए आती है और उसके यंग वंस बहुत सरप्राइज़ होते हैं, बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं
कि उनकी मम्मी आ गई हैं उनको खाना खिलाने के लिए और उनसे मिलने के लिए, ठीक है। द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द alert, abrupt and sleek movement of the goldfinch with that of a lizard. पोएट ने जो गोल्डफिंच बर्ड है उसको कंपेयर किया है, उसकी अलर्ट, एब्रप्ट और स्लीक, वो बहुत ही सडन है, लिजर्ड की तरह। स्लीक है मीन्स जिस तरह से आपने देखा होगा कि लिजर्ड होती है और उसको जब अपने आसपास अपने सराउंडिंग में थोड़ा सा फियर हो जाता है, थोड़ा सा डर होता है कि उसे कुछ हो सकता है, वो डेंजर फील करती है, तो सेम ऐसा ही मोमेंट गोल्डफिंच बर्ड भी कर रही है। ओके, द गोल्डफिंच हैज़ बीन कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली एंड ऑल्सो पोएट ने रिसेंबल किया है गोल्डफिंच बर्ड को विथ इंजन ऑफ अ फैमिली। Just as the engine starts up the machine, her arrival in the nest has suddenly started up the silent machine. The young ones have started chittering and making noise. जिस तरह से मशीन को स्टार्ट करने के लिए इंजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेम वैसे ही गोल्डफिन जो है जब आती है इस ट्री पर अपने यंग वंस से मिलने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, तो ऐसा लगता है कि वो एज अ इंजन वर्क कर रही है और उसके आने से, उसके अराइवल से मशीन जो है वो एक्टिव हो जाता है, वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ओके, by feeding her young ones she had added fuel to the machine and as a result the chicks now have the energy to be active and make noise. एंड खाना खाने के बाद, अपनी मदर से मिलने के बाद, ऑब्वियस सी बात है इन गोल्डफिंच के जो यंग वंस है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, फुल ऑफ एनर्जी हो जाते हैं एंड फुल ऑफ लाइफ हो जाते हैं, मीन्स एक्टिव हो जाते हैं और सब चहचहाते हैं और नॉइस करते हैं। आफ्टर फीडिंग हर चिक्स द गोल्डफिंच फ्लाइज अप and rest on the end of a branch of the tree, her identity concealed behind the yellow flowers and yellowing leaves. So गोल्डफिंच बर्ड जब अपने बच्चों को खाना खिला लेती है, अपने यंग वंस को फीड करा लेती है, देन अब उसके जाने का टाइम है। सो वो वहाँ से ब्रांच से जो पहले तो वो अंदर अपना नेस्ट जो है वो पेड़ पर बहुत अंदर बनाई हुई है, तो वहाँ से बाहर निकलती है और ट्री पर एंड पे जाके वहाँ रुकती है और दोबारा से अपना चेहरा अपने यंग वंस को दिखाती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि उसके बच्चे उसके चेहरे को अच्छे से पहचान लें। इट मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर की बात की जा रही है। उसकी माँ जो गोल्डफिंच बर्ड है वो ऑब्वियस सी बात है, एक मदर है तो वो अपने बच्चों की बहुत केयर करती है। सो वो अपना चेहरा इसलिए बार बार दिखाती है कि बच्चे उसको अच्छे से पहचान लें, ऐसा ना हो कि उसकी जगह कोई और बर्ड हो जाए और सारे बर्ड्स जो हैं वो ऐसे चर्पिंग करना स्टार्ट कर दे, सो उनके लिए डेंजर हो जाएगा। दैट्स वाई जब वो अपने बच्चों को खाना खिला देती है और वहाँ से निकलती है, सो एंड ऑफ द ट्री, वो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती है और वापस से अपना चेहरा जो है अपने बच्चों को दिखाती है कि वो उस चेहरे को पहचान लें। ठीक है, देन विथ airy, delicate whistle chirp, whispering she launched away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Or अब, after some time, the goldfinch makes a strange, short, high-pitched sound. Then she flies away towards the infinite sky. And अपने चेहरे को अपने बच्चों को दिखाने के बाद वो जो है गोल्डफिंच बर्ड जो है अब वहाँ से एक हाई पिच साउंड भी निकालती है, मीन्स उड़ने से पहले एक स्ट्रेंज शॉर्ट हाई पिच साउंड निकालती है। एक तो अपना चेहरा दिखाती है, दूसरा एक शॉर्ट हाई पिच साउंड भी थोड़ा सा डिफरेंट साउंड निकालती है, जिससे कि उसके बच्चे उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये उसकी ऐसी आवाज़ सिर्फ उसकी माँ ही निकाल सकती है। अपने बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन कर रही है। ठीक है, इट मीन्स कि उसके एब्सेंस में उसके बच्चे भी सेफ़ रहें। दैट्स वाई वो हाई पिच साउंड निकालती है। देन शी फ्लाइज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई। एंड इस दो एक्टिविटी को करने के बाद इट मीन्स कि पहला तो अपना फेस दिखाना और दूसरा स्ट्रेंज शॉर्ट हाई पिच साउंड निकालना, एंड देन वो उड़ जाती है इनफाइनाइट स्काई में, एंडलेस स्काई में।
and now the laburnum tree becomes silent again after the departure of the goldfinch, and everything seems to be the same as it was before the arrival of the goldfinch. और ये सारी एक्टिविटीज़ होने के बाद लेबर्नम ट्री फिर से मीन्स डिपार्चर ऑफ द गोल्डफिंच के जाने के बाद लेबर्नम ट्री अपनी पहले जैसे ही अपने मूवमेंट को वापस आ जाता है और एकदम साइलेंट हो जाता है. एवरीथिंग सीम्स टू बी द सेम एज इट वाज बिफोर द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच. और गोल्डफिंच के आने से पहले जिस तरह का सीन था आसपास, इस तरह की सराउंडिंग थी, इस तरह का एटमॉस्फेयर था, वो चीज़ें वापस आ जाती हैं. ओके, सो बच्चों, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी मीन्स वैल्यूज़ ऑफ द स्टोरी. Change can be good or bad in life depending on our situation. So I think in this chapter the poet wants to tell us जो चेंज होता है वो गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे. इट मीन्स कि हमारे आसपास किस तरह की सिचुएशन है, इस पे डिपेंड करता है कि जो चेंज है वो गुड है और बैड है. ओके, एंड फर्दर, however the fact is that change is the only constant in life. So even if a change is bad, we have to accept it and move on in life. और आगे पोएट ये कहते हैं कि चेंज जो है वो इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर. चीज़ें आसपास होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, और जब कभी कोई चेंज ऐसा हो हमारे साथ हमारी लाइफ में जो कि बैड है, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन इन लाइफ. सो हमें उसमें जगलिंग करने के बजाय हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में. बिकॉज वी नो दैट द शो मस्ट गो ऑन. ठीक, इट मीन्स कि लाइफ में कुछ बैड चीज़ें हो जाएं, कुछ बैड इंसिडेंट हो जाएं, सो हमें उसमें अपनी लाइफ को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी पूरी लाइफ उसमें ख़राब हो गई, स्पॉइल हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते. इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए एंड लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए. ओके, so bachcho, this is the complete explanation of the chapter with values and moral lesson. Okay, in our next lecture we will do notes. Okay, and one more thing I want to tell you that do summarization of the chapter in your own words. Means there are 3 stanza in this chapter. So आपको अपनी वर्ड में अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, उसके बेसिस पे आपको चैप्टर को समराइज़ करना है अपने वर्ड्स में, एंड एक पैराग्राफ के अंदर इस समराइजेशन पैराग्राफ को अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है. ओके, इट्स कंपल्सरी टू ऑल. सो सभी लोग इसको करेंगे अपनी कॉपी में. ओके, थैंक यू फॉर नाउ.